इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के सनचाइन का चैप्टर हरियर काका। ये पार्ट 2 है। हरियर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठी जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है 15 बीघा खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना दें तो तब क्या हाल तो होगी उनके जीवन में। तो यह स्थिति है। मरने के बाद कौन कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक के लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरियर काका ने मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। उनको ना देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखाघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी अब प्रतिक्रिया जानने के लिए हरियर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे ना रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के दो सेवक को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी ने के कहने में जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरियर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरियर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरियर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरियर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वह खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव में किसी व्यक्ति से भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरियर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना ही लोगों को मिल जाती हैं। शाम गहराते गहराते हरियर काका के 3 भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरियर काका को वापस से घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरियर काका कुछ कैसी बीच में आ गए, आज हरियर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठाए, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरवाजे का तो शांति मिलेगी। इसलिए उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौट रात में हरियर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पर मैं पास में बैठकर महंत जी धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया, वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंकाओं उनके मन को मथती रही। 15 बीघा खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरियर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही।
साथ ही खून के रिश्तों की माया फैलाई। हरियर काका का दिल पिसीक गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार उनके घर पर जो लाभ उन्होंने लक्ष्य किया उस, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने के को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून नाश्ता तैयार। 5 महिला उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती, आवाज लगा ही हाजिर। वह समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इन घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों को महंत जी ने कुछ कहा था और ना हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातें का जो सिलसिला चल निकला, उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी चलन अचल बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देकर अर्थात उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थीं। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्ग में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर हस्ती की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, तब यह ठाकुरबाड़ी का सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई और दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोरे किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। यह लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रचलित प्रत्यक्षशील विचारों वाले लोग तथा वैसे हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे और मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर भाषाओं के मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वह उन्हें लिख दें। इनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीत जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह
अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो, हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जा, जायदाद अपने उत्तराधिकारियों कारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी और अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, जहाँ कहीं एकांत पाते वह उठते विलम्ब न करो, वो कहते विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करते, चलकर ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन बय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुविधाएं उन्हें मिल रही थीं वे महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सही पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुरबाड़ी को लिख दूं, पर किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मुंह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीय का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वह जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपक हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वह मैं दल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम
लेकर ही हरियर काका को मुक्त करेंगे। जो खोज में निकले लोग किसी दूसरे देश की दूसरी दूसरी दि, दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़ी। उससे सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरियर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वह तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी की कमरे की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरियर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। इसलिए वह कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उसके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागज पर हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरियर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरियर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया है हरियर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरियर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। जीप से 3 भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवान ने ठाकुर बाड़ी को चारों तरफ से घेर डालना शुरू किया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरियर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वह पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देरी थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज
रहे थे। पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी की जा रही थी, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।